हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो हम एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जीके का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम करने वाले हैं एचपी टेट का क्वेश्चन पेपर। एक सेकेंड। आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन एचपी जीके के रहेंगे और 20 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल जीके से संबंधित रहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? तो इसका आंसर है बाबा कांशीराम को। देखिए, 1937 में आयोजित एक राजनीतिक बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो पहाड़ी और डोगरी भाषाओं में लिखने वाले देशभक्त बाबा कांशीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 को एचपी के कांगड़ा जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कांगड़ा जिले में। और उनकी मृत्यु कब हुई है? 15 अक्टूबर 1943 में। तो देखिए, बाबा कांशीराम ने क्या प्रण लिया था? इन्होंने कहा था कि आज़ादी मिलने तक ये काले कपड़े पहनेंगे। इसलिए जो है कुछ लोग उन्हें काले कपड़ों वाला जनरल भी कहते थे। तो इनका जन्म स्थान अगर आप देखेंगे तो डाडा सिवा भी कहीं आता है। डाडा सिवा पंचायत गुरनवाड वदियाल में। तो ये कहाँ पर पड़ता है? कांगड़ा जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है। बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पैराग्लाइडिंग के लिए। बीड़ को जो है भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल के रूप में भी माना जाता है। बीर बिलिंग को, कहीं बीड़ आता है, कहीं बीर बिलिंग। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया था? तो ये औरंगज़ेब के समय भारत आया था। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड कितना था? 1658 से लेकर 1707 तक। तो 1678 में चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा जो है औरंगज़ेब ने दी थी। मगर वहाँ के जो राजा थे, राजा चतर सिंह, इन्होंने इनकी आज्ञा को अस्वीकार किया था और इससे उल्टा कार्य किया था। तो फ्रांसीसी, ये जो वर्नियर था ये फ्रांसीसी था। तो एक चिकित्सक और यात्री भी था। 1658 में ये भारत पहुंचा था और मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े यहाँ पर बेटे नहीं लिखे, जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसके लिए चिकित्सक के रूप में काम किया था। दारा शिकोह की फांसी के बाद जो है मुगल सम्राट औरंगज़ेब के दरबार से ये जुड़ गया था। कौन? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। नेक्स्ट है, रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है लाहौल स्पीति में। रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति में, ये 2 मेगावाट की परियोजना है। देखिए, एक आता है सोंगटोंग या फिर शोंगटोंग करछम। तो ये शोंगटोंग करछम परियोजना जो है ये किन्नौर में है और ये 450 मेगावाट की परियोजना है और ये सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट देखिए, मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोलन जिले को। भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो भूरी सिंह संग्रहालय हमारा चंबा जिले में स्थित है। वर्ष 1908 में जो है इस संग्रहालय की स्थापना हुई है। ये संग्रहालय खोला गया है और डॉक्टर फागेल के नेतृत्व में ये संग्रहालय खोला गया है और इसकी स्थापना जो है राजा भूरी सिंह ने ही की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ, राधा कृष्ण प्रसंगों की कृतियाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सी झील चंबा में स्थित है? तो चंबा में गड़ासरू झील है। चंबा की और झीलें देख लीजिए, मणिमहेश, गड़ासरू, खजियार, लामा झील, महाकाली झील, चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा और महलनाग झील। तो ये सब चंबा की झीलें हैं। अब कांगड़ा की झीलें देख लीजिए, ये डल झील और करेरी झील, ये दोनों कांगड़ा की झीलें हैं और इसके साथ मछियाल झील भी कांगड़ा की ही झील है। फिर है एचपी में कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें एचपी में कितनी है? टोटल 4 कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी? चमेरा झील जो चंबा में है, पंडो झील,
मंडी में, पौंग झील कांगड़ा में और गोविंद सागर झील कहाँ है? बिलासपुर में। तो इस गोविंद सागर झील पर ही भाखड़ा बांध है जो 226 मीटर ऊंचा है। और जो गोविंद सागर झील है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है धर्मशाला में। युद्ध संग्रहालय में जो है सेना के युद्धों और संघर्षों की शिक्षा एवं देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी चीज़ों का संग्रह, संरक्षण और सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी करने वाला ये संस्थान है। और 9 अगस्त 2017 को युद्ध संग्रहालय का जो है उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हमीरपुर का है। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एचपी में सबसे अधिक हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर एचपी में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? अगर एचपी में देखा जाएगा तो एचपी की हमारी 103 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है और ये है ओनली 2। आगे देखिए, अगर सीक्वेंस में भी कभी आ जाता है हिमाचल के सभी जिलों का जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा है हमीरपुर का, उसके बाद ऊना, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और सबसे कम किसका है? लाहौल का। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कितना किस जिले का कितना है। देखिए ये आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट याद होनी चाहिए। लाहौल स्पीति का 2 और हमीरपुर का 406। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, लारजी पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई गई है? तो लारजी विद्युत परियोजना हमारी है ब्यास नदी पर। लारजी परियोजना ब्यास नदी पर किस जिले में है? कुल्लू जिले में है। यह हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर चट्टानों पर नक्काशी की गई है। फिर है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और इस हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। फिर है, सेरिंगपट्टम की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? कहीं सेरिंगपट्टम को श्रीरंगपट्टम भी लिखा जाता है। तो इस लड़ाई में जो है कौन पराजित हुआ था? हैदर अली। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हैदर अली पराजित हुआ था। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 युद्ध हुए हैं अंग्रेज और मैसूर के बीच में। तो इसी के अंतर्गत ये श्रीरंगपट्टम की लड़ाई भी आती है। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई थी और जो मद्रास की संधि हुई थी इसके साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया था। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। फिर देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में और इस दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को पोर्टोनोवा का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था कि कौन जीता है और कौन हारा है और इस युद्ध में जो है हैदर अली घायल हो गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी घायल होने के कुछ समय पश्चात। और इस युद्ध में जो है मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। देखिए हैदर अली तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में
मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हैदर अली का बेटा जो है टीपू सुल्तान राजा बना था। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और यहीं पर आता है ये सेरीरंगपट्टम की संधि। और इस संधि में जो है हैदर अली नहीं आएगा, माफ़ करना, यहाँ पर टीपू सुल्तान आएगा। तो टीपू सुल्तान इस लड़ाई में पराजित हुए थे और ये सेरीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। और गवर्नर जनरल अगर देखेंगे तो कार्नवालिस उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इनमें कुल 4 युद्ध होते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो इस तरह से अंग्रेज और मैसूर के बीच कुल 4 युद्ध होते हैं और ये सेरीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की पराजय होती है। फिर है द लास्ट सपर चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। लियोनार्डो दा विंची के 2 फेमस चित्र कौन कौन से हैं? एक तो यही है द लास्ट सपर और एक है मोनालिसा का चित्र। फिर है कश्मीर का आदिवासी कबीला है, तो ये है बकरवाल। बकरवाल कश्मीर का आदिवासी कबीला है। अब देखिए बकरवाल कश्मीर का है। अगर बेगा की बात करेंगे, बेगा की, तो ये अधिकतर मध्य प्रदेश की जनजाति है और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी ये कहीं कहीं पाई जाती है। उसके बाद है खोंड जनजाति, तो ये उड़ीसा की पहाड़ियों और जंगलों में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर है संथाल, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पाए जाते हैं। फिर देखिए हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसी तरह से हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। और उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता की खोज का इसका पता लगाने वाले दयाराम साहनी 1921 में पता लगाया था। फिर माधव स्वरूप वत्स 1926 और बहिल्लर 1944। वर्तमान स्थिति हड़प्पा की क्या है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। फ्रांस में पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1666 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया? तो इसमें आंसर की में ये सभी दिए हुए हैं, कर्नल कॉनिल मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, ये सभी दिए हुए हैं। मगर जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ यही नाम आएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो आप इसको एक बार देख लेना, मगर आंसर की में उपरोक्त सभी ठीक दिए हुए हैं। तो देखिए हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटक में। तो यहाँ पर पत्थर का एक रथ बना हुआ है जिस पर वास्तुकला का ये अद्भुत नमूना है, चित्रकारी की गई है, मंदिर बनाया हुआ है। तो यही रथ जो है 50 रुपये का नोट जो अभी प्रचलन में है भारत में, उस पर ये रथ की आकृति है। नेक्स्ट है जैन धर्म के में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं टोटल। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे पिता, और माता त्रिशला ये क्या थी? लिच्छवी। कौन थी ये? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल लाइन कब बिछी थी? तो ये बिछी थी 1553 ईस्वी में। तो 16 अप्रैल 1553 को बोरीबंदर छत्रवली शिवाजी टर्मिनल बम्बई से ठाणे के बीच में ये चली थी
और लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उनकी मुलाकात 1896 में हुई थी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट है 1875 ईस्वी में संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 352, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। देखिए, इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? जब भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद 356 में क्या आता है? प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी ड्यू टू फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, तब जो है प्रेसिडेंट रूल ये इमरजेंसी लगती है। फिर आर्टिकल 360 में क्या है? प्रेसिडेंट टू इन्वोक फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 आर्टिकल के अंडर लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें हमने यूनाइटेड नेशन के सभी अंग डिस्कस किए हैं और सबके मुख्यालय कहाँ हैं वो भी पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ये नीदरलैंड के हेग में है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर निम्न में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है? एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल, तो ये कौन सा है? ये है 91st अमेंडमेंट। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ सुप्रीम कोर्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये वाला दल बदल विरोधी संशोधन ये 2003 में आया था। डिफेक्शन क्या होता है? अपनी पार्टी बदलना। एक बार क्या हुआ था, ये हरियाणा में जब एक बार हुआ था कि किसी एमएलए ने, जिसका नाम गया लाल था, एमएलए ने 9 घंटे में जो है 3 बार अपनी पार्टी चेंज की थी। तो उसी को देखकर जो है ये नियम बनाया गया था कि बाद में एमएलए ऐसा ना करे। फिर है वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो वारसा संधि की स्थापना 13 मई 1955 को हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना था। नाटो की तरह इसमें यह बिंदु दोहराया गया कि एक देश पर आक्रमण जो है सभी पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी जो है मिलकर मुकाबला करेंगे। और इस संधि का मुख्यालय मॉस्को में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? तो ये संविधान ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन सब के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 17 है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समानता का अधिकार हम देखेंगे मौलिक अधिकार में, उसमें जो है सबसे पहले हमारा आता है समानता का अधिकार। और इसी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसी में ही ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आता है, उसी में ही ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, ये दोनों इसी के अंडर आते हैं। फिर है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का
आरंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये 15वीं सेंचुरी से माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बाय द प्रेसिडेंट। चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष का या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो वो मान लिया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, मगर 62 वर्ष की आयु इनमें भी जो पहले हो तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वह चुनाव आयुक्त हो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो। इसमें पहले एक सदस्य ये आयोग था, अब इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।